लोकतंत्र में सत्ता की निगरानी क्यों जरूरी है? 2014 से 2025 तक केंद्र सरकार से जुड़े कई बड़े विवादों ने यह सवाल और भी अहम बना दिया है। सरकारें जनता के भरोसे से बनती हैं, लेकिन जब सत्ता जवाबदेह न रहे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। 2014 के बाद राफेल डील, पीएनबी घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पीएम केयर्स फंड, पेगासस जासूसी, कोविड-19 प्रबंधन और अडानी हिंडनबर्ग विवाद जैसे कई मामले सामने आए। इन घटनाओं ने दिखाया, सवाल पूछना, जांच करना और सत्ता को जवाबदेह ठहराना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। संसद, अदालतें, मीडिया और जनता, ये सभी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो सत्ता के गलियारों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हैं। जब भी सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, लोकतंत्र मजबूत होता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सत्ता के हर फैसले पर नजर रखना, सवाल पूछना और सच जानने की कोशिश करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद है। राफेल डील 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 फाइटर जेट्स की खरीद पर साइन हुआ। शुरुआत में इसे भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर बताया गया, लेकिन जल्द ही विवाद शुरू हुआ। मुख्य आरोप था कि प्रति जेट कीमत पहले की तुलना में काफी अधिक थी। विपक्ष ने पूछा, डील इतनी महंगी क्यों? एक और बड़ा मुद्दा था ऑनसेट पार्टनर के तौर पर रिलायंस डिफेंस का चयन। पहले एचएएल को पार्टनर माना जा रहा था, लेकिन नई डील में एक निजी कंपनी को चुना गया, जिसका एरोस्पेस में अनुभव सीमित था। सरकार ने कहा, डील में इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स, बेहतर मेंटेनेंस और हथियार पैकेज शामिल है। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया, क्रोनिज्म और पारदर्शिता की कमी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कीमत, ओन ऑफसेट पार्टनर और निर्णय प्रक्रिया पर कई याचिकाएं दायर हुईं। दिसंबर 2018 और फिर 2019 में कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। सरकार को क्लीन चिट दी, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। 2021 में फ्रांस में भी जांच शुरू हुई। क्या डील में भ्रष्टाचार या कमीशन शामिल था? भारत में राजनीतिक बहस आज भी जारी है, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पारदर्शिता का सवाल। 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में एक अभूतपूर्व घोटाला सामने आया, करीब 13,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड, जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस घोटाले के केंद्र में थे सेलिब्रिटी ज्वेलर नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी, जिनकी कंपनियों ने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए विदेशी बैंकों से लोन लिए। कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारियों ने स्विफ्ट सिस्टम का दुरुपयोग कर बिना कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किए गारंटी जारी की। सालों तक यह धोखाधड़ी पकड़ में नहीं आई। जब नए अधिकारियों ने संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई, तब जाकर घोटाले का पर्दाफाश हुआ। सवाल उठा, इतने बड़े फ्रॉड को आंतरिक और बाहरी ऑडिट्स या आरबीआई की निगरानी से कैसे बचाया गया? सबसे चौंकाने वाली बात, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी घोटाले के उजागर होने से पहले ही देश छोड़ चुके थे। इंटरपोल नोटिस, रेड कॉर्नर अलर्ट और इंटरनेशनल मैनहंट शुरू हुआ। देश में जबरदस्त राजनीतिक और सार्वजनिक आक्रोश फैला। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगाए, जबकि सरकार ने यूपीए युग की कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया। जांच एजेंसियों ने मल्टी प्रोंग्ड एक्शन लिया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित, संपत्तियां जब्त, लंदन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी, यूके में प्रत्यर्पण की लड़ाई और चौकसी का एंटीगुआ में नागरिकता लेना। जब्त संपत्तियों की नीलामी से कुछ रिकवरी हुई, लेकिन यह केस एक कड़वा सबक है। बैंकिंग सिस्टम में गहरी खामियां और फ्यूजिटिव्स को न्याय तक लाने की लंबी प्रक्रिया। – 2017 में एनडीए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पेश की, 2018 से लागू। उद्देश्य, राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाना, ब्लैक मनी रोकना। नागरिक और कंपनियां एसबीआई से बॉन्ड खरीद सकते थे, राजनीतिक पार्टियों को दान देने के लिए। डोनर की पहचान सार्वजनिक नहीं होती थी, केवल बैंक के पास केवाईसी। शुरुआत से ही पारदर्शिता पर सवाल उठे। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट्स, विपक्ष और वॉचडॉग्स ने विरोध किया। गुप्तता से कॉरपोरेट और बड़े डोनर्स को फायदा। डेटा से पता चला, बॉन्ड्स का बड़ा हिस्सा करोड़ों के डिनोमिनेशन में था और अधिकांश डोनेशन सत्ताधारी पार्टी को गए। सवाल उठा, क्या सत्ता में पार्टी डोनर्स की पहचान जान सकती थी? क्या यह लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रभावित करता है? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिकाकर्ताओं ने कहा, नागरिकों के राइट टू नो का उल्लंघन। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया, कॉर्पोरेट गुप्तता को अनुचित बताया। कोर्ट ने एसबीआई को सभी डिटेल्स चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया। डेटा सार्वजनिक हुआ और राजनीतिक फंडिंग में गुप्तता का पर्दा हटा। मार्च 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट
राहत और आपातकालीन सहायता के लिए। प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वरिष्ठ मंत्री ट्रस्टी। राहत प्रयासों के लिए डोनेशन ड्राइव, कॉरपोरेशंस, पीएसयूज, सरकारी कर्मचारी, आम जनता, हजारों करोड़ रुपए जमा हुए। लेकिन इसी दौरान फर्जी डोनेशन वेबसाइट्स और घोटालों की खबरें भी सामने आईं। उद्देश्य सराहनीय था, मगर पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस शुरू हुई। पीएमएनआरएफ पहले से मौजूद था, फिर नया फंड क्यों? आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन सरकार ने पीएम केयर्स को पब्लिक अथॉरिटी मानने से इनकार किया। पीएमएनआरएफ सीएज ऑडिट और आरटीआई के अधीन था। सरकार ने कहा, पीएम केयर्स आरटीआई के तहत नहीं, डोनर और खर्च की जानकारी सार्वजनिक नहीं। आलोचक बोले, सीएज ऑडिट के बिना संवैधानिक जवाबदेही अधूरी। सरकार ने वेबसाइट पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट और खर्च का सारांश जारी किया, लेकिन कॉर्पोरेट डोनर्स के नाम उजागर करने से इनकार किया, टैक्स बेनिफिट्स के साथ, जिससे संदेह और गहरा हुआ। कई याचिकाएं पीएम केयर्स को सीएजी आरटीआई के दायरे में लाने और एनडीआरएफ में ट्रांसफर की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अगस्त 2020 में कोर्ट ने कहा, पीएम केयर्स वैलिड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एनडीआरएफ ट्रांसफर जरूरी नहीं, एनडीआरएफ में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन संभव। कानूनी चुनौतियां असफल रहीं, मगर विवाद ने पब्लिक डिस्कोर्स में गहरी छाप छोड़ी। पब्लिक की परिभाषा और सर्वोच्च सार्वजनिक पद के नाम पर बने फंड्स की पारदर्शिता की सीमाएं उजागर हुईं। पीएम केयर्स फंड की कहानी राहत, उम्मीद और जवाबदेही के सवालों के बीच आधुनिक लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी की अहमियत को रेखांकित करती है। जुलाई 2021, पेगासस प्रोजेक्ट। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल दुनिया भर में हजारों स्मार्टफोन्स को टारगेट करने के लिए हुआ। भारत में भी कई पत्रकार, नेता और कार्यकर्ता संभावित टारगेट्स में शामिल थे। आरोप लगे कि विपक्षी नेता, प्रमुख पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सरकारी आलोचक सभी की निजता खतरे में थी। पेगासस फोन के मैसेजेस, कॉल्स, कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंच सकता था, यूजर को पता भी नहीं चलता। खुलासे के बाद देश भर में अपरोर मच गया। सरकार ने कहा, कोई अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस नहीं, कानून में सेफगार्ड्स हैं, लेकिन साफ साफ हां या ना से इनकार किया। विपक्ष ने प्राइवेसी और लोकतंत्र पर हमले का आरोप लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। संभावित टारगेट्स ने पिटीशंस दायर की। कोर्ट ने प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना और अक्टूबर 2021 में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति नियुक्त की ताकि सच्चाई सामने आ सके। जांच के बाद रिपोर्ट सीलबंद रही। कोर्ट ने आंशिक रूप से बताया, सरकार ने पूरी तरह सहयोग नहीं किया। कुछ फोन्स में मैलवेयर मिला, लेकिन पेगासस का निर्णायक सबूत नहीं। विवाद अब भी अनसुलझा और असहज बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में राज्य की निगरानी की सीमाओं पर अब भी डर और सवाल कायम है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का प्रबंधन, खासकर 2021 की विनाशकारी दूसरी लहर, गंभीर विवादों में घिर गया। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, बेड और दवाओं की भारी कमी। मार्च 2020 में अचानक लॉकडाउन लागू हुआ। सरकार ने इसे डिसाइसिव बताया, लेकिन लाखों प्रवासी मजदूरों को पैदल घर लौटना पड़ा। मानवीय संकट गहरा गया। वैक्सीन ऑर्डर में देरी और कैओटिक रोल आउट, राज्यों को पर्याप्त डोज नहीं मिले, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ और असमंजस, मेडिकल ऑक्सीजन की अभूतपूर्व कमी, हॉस्पिटल्स में एसओएस कॉल्स, मरीजों की मौतें और सिलेंडर के लिए हाहाकार, ब्लैक मार्केट सक्रिय, मेडिकल उपकरणों की खरीद में आरोप, ओवरप्राइस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सबस्टैंडर्ड वेंटिलेटर्स और पारदर्शिता की कमी, पीएम केयर्स फंड के उपयोग पर सवाल, फर्जी वैक्सीन घोटाले सामने आए, कई जगह नकली टीके लगाए गए। पुलिस और प्रशासन की जांच शुरू हुई। सरकार की आलोचना, ऑपोजिशन, मीडिया और नागरिक समाज ने ट्रांसपेरेंसी, प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी की कमी को लेकर तीखे सवाल उठाए। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। बाद में सेंट्रलाइज्ड फ्री वैक्सीनेशन शुरू हुई, लेकिन शुरुआती कंफ्यूजन और मिसमैनेजमेंट ने गहरा निशान छोड़ा। यह पूरा एपिसोड प्रोक्योरमेंट से ऑक्सीजन और वैक्सीन तक गवर्नेंस और जवाबदेही के लिए एक कड़वा सबक बन गया। जनवरी 2023 में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक विस्फोटक रिपोर्ट जारी की। अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप, अकाउंटिंग में गड़बड़ी, शेल कंपनियों के जरिए लेन देन, प्रमोटर्स के रिश्तेदारों की भूमिका और स्टॉक की कीमतों में हेरफेर। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। कुछ ही दिनों में 100 अरब डॉलर से अधिक मार्केट वैल्यू मिट गई। अडानी ग्रुप ने आरोपों को सिरे से खारिज किया।
रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया, लेकिन एफपीओ के दौरान निवेशकों का भरोसा डगमगाया और 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ रद्द करना पड़ा। राजनीतिक बहस तेज हो गई। कांग्रेस और विपक्ष ने सरकार और अडानी ग्रुप के बीच कथित नेक्सस, पब्लिक सेक्टर बैंकों और एलआईसी के एक्सपोजर और नीति लाभ के आरोप लगाए। संसद में जेपीसी की मांग उठी। सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों को खारिज किया, इसे भारत की छवि खराब करने की साजिश बताया और फेवरेटिज्म से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एससीबीआई को जांच का आदेश दिया। सिक्योरिटीज कानून, डिस्क्लोजर और संभावित मार्केट मैनिपुलेशन की गहराई से जांच। एससीबीआई ने कई महीनों तक जांच की, ऑन ऑफशोर कंपनियों, प्रमोटर ट्रांजैक्शंस और शेयर प्राइस मैनिपुलेशन के सबूत तलाशे, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि निर्णायक सबूत नहीं मिले। जांच की सीमाएं भी रेखांकित की गईं। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग से किसी नई जांच की मांग को खारिज कर दिया। अडानी ग्रुप को कानूनी राहत मिली, लेकिन विवाद और सवाल कायम रहे। अडानी हिंडनबर्ग विवाद ने भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी पारदर्शिता और क्रोनी कैपिटलिज्म पर बहस को नई दिशा दी। यह प्रकरण आज भी बाजार और लोकतंत्र के लिए एक अहम मिसाल है। पिछले 10 सालों में राफेल डील से लेकर अडानी हिंडनबर्ग तक हमने देखा कि जवाबदेही की तलाश कभी रुकती नहीं। हर विवाद ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है। अदालतों के फैसले, राजनीतिक बहसें और मीडिया की रिपोर्टिंग, इन सब ने लोकतंत्र की मजबूती और संस्थाओं की विश्वसनीयता को बार बार परखा है। ये विवाद सिर्फ भ्रष्टाचार या नीति की असफलता नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की सेहत और उसकी ताकत की कहानी है। नागरिकों की भागीदारी, पत्रकारों के सवाल और अदालतों की निगरानी, यही लोकतंत्र की असली ताकत है। जब भी जवाबदेही पर सवाल उठे, जनता की याददाश्त और आवाज सबसे बड़ा चेक बनती है। ये सफर याद दिलाता है, लोकतंत्र में हर फैसले की जांच होगी और पब्लिक की भागीदारी से ही सिस्टम मजबूत बनेगा। जवाबदेही की कीमत है सतर्कता। हमें निराश नहीं, बल्कि जागरूक और सक्रिय रहना है, ताकि बैंकिंग से लेकर चुनावी फंडिंग और स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में पारदर्शिता और मजबूती आए। जानकारी ही ताकत है। सवाल पूछना, वोट देना और नेताओं को जवाबदेह बनाना, यही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। जवाबदेही की खोज कभी खत्म नहीं होती। हर नागरिक, मीडिया और विपक्ष को मिलकर पारदर्शिता की रोशनी फैलानी है। यही लोकतंत्र की असली कहानी है, एक सतत यात्रा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए